वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 88 कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है पावर ऑफ अ कंपनी टू परचेज इट्स ऑन शेयर्स। तो इसके अंदर हमारे बेसिकली 4 कंटेंट पॉइंट्स होंगे कि एक तो ये अलाउड है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को। उसके बाद जो शेयर परचेज किए जाएंगे उनके साथ क्या किया जाता है, फिर जो शेयर परचेज करने का प्रोसीजर है, उसकी कंडीशंस हैं, उसका जो मोड डिफाइन किया गया है लॉ के अंदर वो क्या है, और जब ऐसे शेयर परचेज कर लिए जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड क्या मेंटेन किया जाता है, और अगर किसी भी रिक्वायरमेंट की कंट्रावेंशन की जाए तो उस सूरत में पेनल्टी क्या लगेगी। ये पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को अलाउड है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी अपने शेयर खुद परचेज कर सकती है। यानी प्राइवेट कंपनी, गारंटी कंपनी या ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड ना हो वो अपने शेयर परचेज नहीं कर सकती, उनके लिए कोई रूल मौजूद नहीं है लॉ में। फिर फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये जो परचेज की जाएगी खुद के शेयर्स की, लेकिन दूसरी कंपनी के शेयर्स तो कोई भी कंपनी खरीद सकती है, लेकिन अपने ही शेयर की परचेज जो की जाएगी वो उसके लिए कुछ कंडीशन फॉलो की जाएंगी। एक तो जो इस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 88 में, और जो रेगुलेशन स्पेसिफाई किए गए इन दिस बिहाफ। अच्छा, उसकी तरफ भी आते हैं कि वो रेगुलेशन कौन से। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, यानी इन तीन पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। कंपनीज एक्ट, एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग बीइंग इन फोर्स, जो लॉ पाकिस्तान में इन फोर्स हो, और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, यानी इनसे नॉट विथ स्टैंडिंग है। यानी अगर कंपनीज एक्ट, कोई और लॉ या मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कुछ अदरवाइज भी लिखा हुआ है तो उसकी कोई हैसियत नहीं, ये जो रूल है ये ओवरराइड करेगा। यानी ये सेक्शन जो है ये बाकी रूल्स की निस्बत ज्यादा इसकी प्रायोरिटी होगी, इसको फॉलो किया जाएगा, ये दूसरों को सुपरसीड करेगा। अब बात थी कि जी रेलिवेंट रेगुलेशंस कौन से हैं। तो रेलिवेंट रेगुलेशंस हैं इसमें लिस्टेड कंपनीज बाय बैक ऑफ शेयर रेगुलेशंस 2019, और इनके अंदर डिटेल प्रोसीजर गिवन है कि कंपनी अपने शेयर खुद कैसे परचेज कर सकती है। तो अपने शेयर की परचेज को बाय बैक ऑफ शेयर भी कहा जाता है। अब इस पर आगे चलते हैं। तो जब एक कंपनी अपने शेयर खुद परचेज कर लेती है तो वो उन शेयर्स के साथ क्या करेगी, उसके साथ वो दो काम कर सकती है। एक तो ये कि वो शेयर खरीद कर कैंसिल कर दिए जाएं। यानी आप सिंपली जो एंट्री पास कर रहे होंगे उसमें शेयर कैपिटल जो है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर कैश ज़्यादा पे वगैरह हो रहा है तो वो चार्ज हो जाएगा जो भी रेलिवेंट डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है या अदरवाइज जो स्पेशल रिजर्व मेंटेन हुआ है। दूसरा वे ये होता है कि ये शेयर जो हैं वो हेल्ड किए जाएं एज ट्रेजरी शेयर। अच्छा, ट्रेजरी शेयर्स का मतलब ये होता है कि जो कंपनी अपने शेयर एक्वायर कर ले लेकिन उन शेयर्स को कैंसिल ना करे, तो ऐसे शेयर स्टिल जो है इशूड कंसीडर होते हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं होते। तो इनको ट्रेजरी शेयर कहा जाता है। इन शेयर्स को कंपनी दोबारा इशू कर सकती है, यानी कि एक बार खरीद लिए और जब कैश उनके पास सरप्लस था और बाद में अगर उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये शेयर दोबारा वो जो है मार्केट में इशू कर सकते हैं और फिर पैसे ले सकते हैं। ट्रेजरी शेयर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शन ये हैं कि एक कंपनी जब अपने ही शेयर होल्ड कर रही है तो उन शेयर्स पर कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। वोटिंग राइट्स उनके सस्पेंडेड होंगे जब तक कि वो ट्रेजरी शेयर है। जब कंपनी उन्हें री इशू कर देगी, कोई आउटसाइडर उनको होल्ड कर लेगा तो फिर वो अपने वोटिंग राइट यूज कर सकेगा। लेकिन जब तक कंपनी के पास अपने कोई खुद के शेयर हैं, ट्रेजरी शेयर हैं, तो उस पर उसका वोटिंग राइट जो है वो नहीं होगा, सस्पेंडेड होंगे। ना ही इन शेयर्स पर कोई कैश डिविडेंड या किसी टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। इवन अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तब भी नहीं की जाएगी, क्योंकि बेसिकली अगर इन शेयर्स के ऊपर कोई डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है तो वो ऐसे होगा कि कंपनी खुद ही तो शेयर्स को होल्ड कर रही है, तो कंपनी खुद को ही पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी, जो कि थोड़ा सा एब्सर्ड सी बात है, और इस वजह से इसको नहीं किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर यह भी लॉ ने क्लैरिटी दी है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लाइक अगर कंपनी फुली पेड बोनस शेयर का इशू करती है तो अलॉटमेंट ऑफ फुली पेड बोनस शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी शेयर जो हैं वो अलाउड है, वो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर ट्रेजरी शेयर जो हैं वो रिडीम हो जाते हैं, जैसे अगर क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी तो हो सकते हैं जो ट्रेजरी शेयर हों, तो ट्रेजरी शेयर अगर की रिडेम्पशन हो जाती है तो फिर कंपनी जो है वो शेयर्स को जाहिर बात है कि खत्म करेगी रिडेम्पशन के टाइम पर, और उसकी पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लेगी। आल्दो के इस सिचुएशन में भी कंपनी खुद को ही पेमेंट कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो शेयर हैं क्योंकि उनकी रिडेम्पशन डेट आ जाएगी, मेच्योरिटी डेट आ जाएगी, तो वो एक फॉर्मल प्रोसीजर करना जरूरी होगा। इसी तरह
जो ये सेक्शन है वो ये भी कहता है कि एक कंपनी ट्रेजरी शेयर्स को इस वे में डिस्पोज ऑफ कर सकती है एज मे बी स्पेसिफाइड। जब स्पेसिफाइड की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि लिस्टेड कंपनीज बाय बैक ऑफ शेयर रेगुलेशन 2019 जो रेलिवेंट रेगुलेशंस है उनके मुताबिक जो उसमें प्रोसीजर गिवन है। तो अब चलते हैं हम इसके प्रोसीजर की तरफ। तो प्रोसीजर बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो अगर एक कंपनी अपने शेयर्स परचेज करना चाहती है तो इसका अप्रूवल उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू लेना होगा। फिर ये नहीं है कि एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई तो कंपनी की जब मर्जी आए वो तब जाके शेयर परचेज कर ले। रेगुलेशंस के अंदर एक पीरियड स्पेसिफाइड होगा और वो पीरियड जो स्पेसिफाइड है उस पीरियड के अंदर अंदर करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर पीरियड स्पेसिफाइड है 6 मंथ का तो आपने 6 मंथ के अंदर शेयर परचेज करने हैं और उससे डिले नहीं कर सकते। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि जैसे ही ये प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कि वो कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं ये कम्युनिकेट किया जाएगा कमीशन को यानी SECP को एंड टू द सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑन विच शेयर ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड। जैसे पाकिस्तान में जो शेयर हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं तो इनको फौरन कम्युनिकेट किया जाएगा। तो यहां पर है ऑन कंक्लूजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ये एक दिन का टाइम भी नहीं है, यानी जैसे ही बोर्ड मीटिंग एंड होगी तो इसको इन दोनों जगह पर कम्युनिकेट कर दिया जाएगा क्योंकि ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो डिले बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 1 डे का टाइम भी नहीं है। जैसे ही मीटिंग कंक्लूड होगी फौरन कम्युनिकेशन की जाएगी, ईमेल इलेक्ट्रॉनिकली जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। फिर ये है कि बोर्ड जो है मेंबर्स को परचेज रेकमेंड करेगा। अब जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने परचेज करना चाहते हैं, वो पर्पज ऑफ परचेज क्या है कि कैंसिल करेंगे या ट्रेजरी शेयर के तौर पर होल्ड करेंगे, किस प्राइस पर परचेज करेंगे या रेंज ऑफ प्राइस, पीरियड विद इन विच परचेज शैल बी मेड, सोर्स ऑफ फंड पैसे कहाँ से आएंगे, परचेज करने की लॉजिक क्या है, मतलब कंपनी ये पैसे किसी और जगह पे क्यों यूज नहीं कर रही और इनको शेयर रीपरचेज करने में क्यों यूज कर रही है, और इसका कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली एक इफेक्ट तो ये होता है कि कंपनी की इक्विटी कम हो जाती है, तो अगर कंपनी के डेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो उससे गियरिंग रेशो वगैरह पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जो भी फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट पड़ते हैं वो बताएंगे। अच्छा, ये जो प्रोसीजर्स हैं ये बड़े थोड़े से प्रोसीजर्स हैं। असल में अगर आप एक कंपनी में शेयर खुद परचेज एक कंपनी अपने शेयर्स परचेज करना चाहती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन वो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस सेक्शन में नहीं बल्कि इस सेक्शन के अंडर जो रेगुलेशन बने हुए हैं यानी लिस्टेड कंपनीज बाय बैक ऑफ शेयर रेगुलेशन 2019 उनके अंदर डिटेल प्रोसीजर मेंशन है। अब कंडीशन क्या है कि ये जो शेयर्स परचेज किए जाएंगे इनकी कंसिडरेशन हमेशा कैश होगी, यानी आप प्रॉपर्टी लैंड मशीनरी वगैरह के अगेंस्ट जो है शेयर्स परचेज नहीं कर सकते। शेयर्स की परचेज हमेशा कैश के अगेंस्ट होगी। तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास कम से कम इतना कैश अवेलेबल होना चाहिए जितने की उन्होंने शेयर परचेज करने। दूसरी बात यह कि ये परचेज जो होगी शैल बी आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व स्पेसिफिकली मेंटेन फॉर द पर्पज। यानी कंपनी हो सकता है कि कुछ अरसे से अपना एक रिजर्व अलग से मेंटेन कर रही हो, जैसे रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व या किसी और रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो ताकि कुछ अरसे के बाद इतने फंड्स जमा हो जाएं कि उससे कंपनी अपने शेयर्स परचेज कर सके। तो या फिर ये कि जितनी अमाउंट के आप परचेज कर रहे हैं उतने का आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग्स अवेलेबल हों, क्योंकि एक एंट्री टिपिकली पास की जाती है जिसमें रिटेन अर्निंग को फिर डेबिट कर दिया जाता है और कैपिटल रीपरचेज रिजर्व को क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके पीछे एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट होता है हमारा जिसे हम कहते हैं कैपिटल मेंटेनेंस, यानी कंपनी का जो ओवरऑल कैपिटल है वो कम नहीं होना चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं उनको उतनी अमाउंट से रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि ओवरऑल जो कंपनी का फिक्स्ड और परमानेंट कैपिटल है वो कम ना हो। फिर इसका जो मोड है कि किस तरीके से शेयर परचेज किए जाएंगे तो उसमें 2 तरीके फॉलो किए जाते हैं। या तो टेंडर ऑफर के थ्रू किए जाएंगे जिसमें जो है लोग ऑफर करेंगे कि जी हम इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, फिर जो सबसे ज़्यादा प्राइस दे रहा होगा उस हिसाब से शेयर की सेल कर दी जाएगी, परचेज कर ली जाएगी। सबसे लो जो प्राइस ऑफर कर रहा होगा उससे परचेज कर ली जाएगी। और दूसरा तरीकाकार होता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। तो इनमें से जो भी स्पेसिफाई रूल में किया गया होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा मोड फॉलो करना है और उसकी क्या कंडीशंस हैं उसके मुताबिक उसको फॉलो किया जाएगा। और एंड में हम रिकॉर्ड की बात करें तो कंपनी अगर इस तरीके से शेयर परचेज करती है तो वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगी इन शेयर्स का, बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन करेगी और उसके अंदर जो पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे जैसे नंबर ऑफ शेयर कितने परचेज किए हैं, फॉर एग्जांपल 2 मिलियन 3 मिलियन 5 मिलियन,
कंसिडरेशन पेड फॉर द शेयर परचेज क्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 27 पर शेयर, एक एग्जाम्पल है, हो सकता है 45 पर शेयर हो, 57 पर शेयर हो। मोड ऑफ द परचेज के टेंडर के थ्रू किया है या सिक्योरिटीज एक्सचेंज के थ्रू किया है। किस दिन शेयर को कैंसिल किया, फॉर एग्जाम्पल 26 अगस्त, या अगर ट्रेजरी शेयर थे तो कब रीइशू कर दिए। इसी तरह उन ट्रेजरी शेयर पर जो बोनस शेयर मिले हैं वो कितने हैं, और अगर कोई ट्रेजरी शेयर रिडीम हुए हैं तो उनकी डिटेल लिखी जाएगी। फिर ये कि अगर इस सेक्शन की कोई भी वायलेशन होती है तो ये ऑफेंस होगा लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ लेवल 3 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। तो स्टैंडर्ड स्केल जो है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 479 में मेंशन है, जिसके मुताबिक जो फाइन है वो फर्स्ट डिफॉल्ट पर अप टू ₹100 मिलियन का हो सकता है, दैट्स अ ह्यूज फाइन। और फिर इवन जो अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है तो पर डे अप टू ₹500,000। तो काफ़ी ह्यूज पेनल्टी है इसकी वायलेशन की। इसका मतलब है कि ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे बड़ा केयरफुली जो है इवेल्युएट करना चाहिए। और इसके साथ ही जो है लॉ ये भी कहता है कि जो भी पर्सन इस ऑफेंस में इन्वॉल्व होगा वो इंडिविजुअली एंड सेवरली लाइबल होगा फॉर एनी और ऑल लॉसेज और डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ सच कंट्रावेंशन। कि लॉ की नॉन कंप्लायंस की वजह से अगर कंपनी को कोई लॉस होता है, किसी और शख्स को कोई लॉस होता है, तो वो उसके लिए पर्सनली भी लाइबल होगा कि वो उसके डैमेजेस पूरे करे। तो ये जो पेनल्टी है ये एक अलग है, ये फाइन है, और सिविल डैमेजेस के लिए भी उसकी लाइबिलिटी अपनी जगह पे स्टैंड करेगी। तो यहाँ से हम एक सेक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस का भी आइडिया होता है कि लॉ इतनी ह्यूज पेनल्टी जब इस पर रख रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी कंप्लायंस कितनी इंपॉर्टेंट है। So that's all for today. Have a good day.